जय हिंद एंड नमस्कार। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों आज हम लोग जो है CDS 1 2023 के लिए जो है इकोनॉमिक्स का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर CDS के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो CDS के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह लगभग जो है 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास CDS एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन होता है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है करंट ओरिएंटेड होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे होते हैं? करंट बेस्ड होते हैं। तो करंट ओरिएंटेड या करंट बेस्ड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। और ये नंबर आप क्वेश्चन 12 to 15 क्वेश्चन के आसपास आपसे क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो आज हम लोग CDS 1 2023 के लिए हम लोग यही देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का वो सिलेबस क्या है जिसको हम लोग तैयार करके ये 15 से 15 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग क्या कर सके CDS के एग्ज़ाम में सॉल्व कर सके। उसके अलावा इकोनॉमिक्स को तैयार करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या सोर्सेज होने चाहिए पढ़ने के लिए, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स के सिलेबस को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर आप आएंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस पर तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। तो देखिए अगर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे अगर आप आएंगे अर्थशास्त्र के प्रकार पर तो इकोनॉमिक्स के टाइप्स में दो प्रकार के इकोनॉमिक्स आपको दिखेंगे, एक मैक्रो और दूसरा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक जो है समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक समष्टि और दूसरा जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। जो माइक्रो MICRO मिक्रो जो इकोनॉमिक्स होता है इसके अंतर्गत जो है हम लोग सूक्ष्मतम स्तर पे जाके जो है इकोनॉमिक्स का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जैसे जब इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में जब हम किसी एक यूनिट्स का, किसी एक फर्म्स का, किसी एक कंपनी का या किसी एक प्रोडक्ट का उसके माइक्रो लेवल पे जाके हम स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग पूरी व्यवस्था का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जैसे फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, राजकोषीय नीति क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, या जो है मौद्रिक नीति क्या होता है, किस तरीके से RBI मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, फिस्कल पॉलिसी का मोटिव क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का मोटिव क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति, बैंकिंग सिस्टम क्या है, प्लानिंग क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो बेसिकली 3 से 4 टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड के बारे में, मांग के बारे में हम लोग समझेंगे कि कब जो है डिमांड हाई होता है, कब डिमांड कम होता है और कब डिमांड मेंटेन रहता है। और जब डिमांड बढ़ता है तो उसका गुड्स के प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारे प्रिंसिपल्स हम लोग जो है इस टॉपिक में देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिमांड। मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिमांड के बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखेंगे। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत एक देश के इकोनॉमिक पॉलिसी को हम लोग देखते हैं, देश के बैंकिंग सिस्टम को देखते हैं, देश के मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं। ये सारे मुद्दे हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में है और कैसे कैसे हम लोग जो है सिलेबस को
एक एक करके तैयार करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो जो आपके सामने सिलेबस दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। तो सबसे पहले हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या परिचय है, कैसे इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारे मुद्दों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी कैसा है, तो इंडियन इकोनॉमी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था अगर आप आएंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। कौन सा व्यवस्था वाला देश है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, या जो है अगर आप आएंगे तो यह एक जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। कैसा देश है ये? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें कैपिटलिस्ट भी हों, जिसमें कैपिटलिस्ट भी हों प्लस सोशलिस्ट भी हों। क्या हो? जिसमें कैपिटलिस्ट भी हों और सोशलिस्ट भी हों। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि उसमें पूंजीवादी भी लक्षण दिखे और उसमें जो है समाजवादी भी लक्षण दिखे। पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि वैसे व्यवस्था में या वैसे इकोनॉमी में किस गुड्स का, कितने गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कितने गुड्स का डिमांड है और प्रोडक्शन कैसे करना है, प्रोडक्शन किए गए गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये सारा कुछ जो है डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। किस पे करता है? डिमांड एंड सप्लाई या मांग एवं आपूर्ति, मांग एवं आपूर्ति। और डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है कहाँ पे यूज किया जाता है? मार्केट में। कहाँ पे यूज किया जाता है? मार्केट में यूज किया जाता है, बाजार में। तो कुल मिला के कहने का मतलब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है या किस मेथड से उनका प्रोडक्शन करना है, ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी किसके पास होता है? डिसीजन कौन लेता है? मार्केट लेता है, बाजार लेता है या प्राइवेट सेक्टर लेता है। और प्राइवेट सेक्टर जो भी डिसीजंस लेते हैं हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर लेते हैं। तो इस व्यवस्था में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिसीजन लेने की जिम्मेदारी मार्केट का होता है और मार्केट के डिसीजन में या प्राइवेट सेक्टर के डिसीजन में गवर्नमेंट किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता। उसके अलावा सोशलिस्ट पे अगर आप आएंगे तो सोशलिस्ट में क्या होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होता है? स्टेट के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर। और स्टेट जो है ये डिसीजन लेता है कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, किसका नहीं करना है। क्योंकि स्टेट या कंट्री एक वेलफेयर होता है, लोक कल्याणकारी होता है, वह लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। तो वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट कम दिखाई देता है। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होता है? स्टेट के ऊपर होता है, गवर्नमेंट के ऊपर होता है। तो इस प्रकार अगर आप देखिएगा तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया का है उसमें कैपिटलिस्ट के भी लक्षण दिखाई देंगे और उसमें सोशलिस्ट के भी। इसलिए कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट इज इक्वल टू मिक्स्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग इंडिया में देखते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी कैसा है? तो इंडियन इकोनॉमी एग्रो बेस्ड है या एक एग्रीकल्चर प्रधान देश है। क्या है? एक एग्रीकल्चर प्रधान देश है, एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसा क्यों बोला जाता है? भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए ऐसा बोला जाता है, एग्रीकल्चर या एग्रो प्रधान देश इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप आएंगे भारत में तो भारत में आपको दिखेगा कि भारत में सर्वाधिक लोग जो है एग्रीकल्चर में क्या है? कार्यरत है। उनको जो है एम्प्लॉयमेंट भी जो है एग्रीकल्चर सर्वाधिक लोगों को देता है।
तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो भारत को एग्रीकल्चर प्रधान देश कहते हैं, और एग्रीकल्चर जो है रूरल एरियाज में व्यापक स्तर पे फार्मर्स उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर पूरी तरीके से भारत का मानसून पे डिपेंड करता है। मानसून अच्छा होता है तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा होता है, और मानसून अच्छा नहीं होता तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। तो एग्रीकल्चर भारतीय देश में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे इंडियन इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी के सेक्टर को जो है 3 सेक्टरों में बांटा जाता है। एक प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, एक सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, और तीसरा टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। प्राथमिक सेक्टर जो है किससे जुड़ा होता है, एग्रीकल्चर से। सेकेंडरी सेक्टर जो है इंडस्ट्री से, और अगर आप आएंगे टर्शियरी सेक्टर जो है सर्विस से जुड़ा होता है, सर्विस से जुड़ा होता है। तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री, और टर्शियरी सेक्टर जो है सर्विस। ये सारे सेक्टर्स के बारे में हम लोग जो है इंट्रोडक्शन में देखेंगे। उसके अलावा देखेंगे डेवलप्ड कंट्रियां क्या होती हैं, डेवलपिंग कंट्रियां क्या होते हैं, उसके अलावा लिस्ट डेवलपिंग कंट्रियां क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो हम लोग देखेंगे इसी के अंतर्गत जो है ओपन इकोनॉमी क्या होता है, या खुली अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से होते हैं, और क्लोज्ड इकोनॉमी वाले कंट्री या बंद अर्थव्यवस्था वाले कंट्री कौन से होते हैं। ये सारे जो है हम लोग इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे सेकेंड टॉपिक पे अगर आप आएंगे तो सेकेंड टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, जिसे हम लोग जो है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया या भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रीय आय को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे जीडीपी, जैसे जीएनपी, जैसे आप आएंगे एनडीपी, जैसे आप आएंगे एनएनपी। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। उसके अलावा अगर आप आएंगे जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। उसके अलावा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये इंडेक्स हैं, और इन इंडेक्स के आधार पे हम लोग जो है नेशनल इनकम को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, जिसमें फैक्टर कॉस्ट होता है, जिसमें मार्केट प्राइस होता है, मार्केट वैल्यू होता है। इन सारे मुद्दों को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे जीडीपी है, जीडीपी का मतलब ये है कि देश के घरेलू सीमा में, डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन के अंतर्गत या ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन के अंतर्गत जो है कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, मॉनेटरी वैल्यू का या मौद्रिक मूल्य का जो सम होता है, योग होता है, उसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी के बाद अगर आप आएंगे एनडीपी में, तो एनडीपी इज इक्वल टू होता है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कहने का मतलब, नेट का मतलब होता है शुद्ध या निवल, और शुद्ध या निवल निकालने के लिए हमेशा ग्रॉस में से ह्रास या डिप्रिसिएशन को हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। बचा जीएनपी। जीएनपी इज इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस आई। एक्स का मतलब है एक ऐसा इनकम जो भारतीयों के द्वारा विदेशों में जनरेट किया जाए, और आई का मतलब है एक ऐसा इनकम जो विदेशियों के द्वारा भारत में अर्जित किया जाए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जीडीपी में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको जीएनपी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कि एक केस में जीएनपी क्या होगा, जीडीपी से ग्रेटर होगा, दूसरे केस में जीडीपी जीएनपी से ग्रेटर होगा, और तीसरे केस में अगर आप आएंगे तो जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी होगा।
ये सारे मुद्दे हम लोग जो है नेशनल इनकम में करेंगे। उसके अलावा इसमें हम लोग देखेंगे पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पीसीआई प्रति व्यक्ति आय, और इन सारे मुद्दों को करंट के आंकड़ों से या डाटा से हम लोग क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे और प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपैरिजन करते हुए ग्रोथ को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक जिसे आपके सामने दिख रहा है उसे हम लोग बोलते हैं प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग इन इंडिया भारत में योजना या भारत में आयोजन या भारत में आप बोल सकते हैं नियोजन। प्लानिंग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। नियोजन के बारे में अगर आप आएंगे, प्लानिंग के बारे में अगर आप आएंगे तो भारत में नियोजन के संदर्भ में आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग प्लानिंग कमीशन के बारे में देखेंगे, योजना आयोग। अब चूंकि प्लानिंग कमीशन क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, इसके स्थान पे एक नीति आयोग कार्य कर रहा है। नीति आयोग के बारे में देखेंगे। जब प्लानिंग कमीशन था तो 5 ईयर प्लान चल रहा था, FYP पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान चल रहा था। लेकिन प्लानिंग कमीशन भी समाप्त और 5 ईयर प्लान भी समाप्त। अभी जो है नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा देश में जो है लॉन्ग टर्म प्लान चल रहा है। कौन सा प्लान चल रहा है, लॉन्ग टर्म प्लान। और इस लॉन्ग टर्म प्लान के अंतर्गत गोल को अचीव करने के लिए इसको छोटे छोटे अवधि में शॉर्ट टर्म प्लान में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। और इस शॉर्ट टर्म प्लान के आधार पर जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का या गोल को अचीव करने का प्रयास किया जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे प्लानिंग इन इंडिया में हम लोग 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि 1951 से 2070 तक कितने 5 ईयर प्लान चले, तो 12। अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली और इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं का हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और यह देखेंगे कि कौन सा 5 ईयर प्लान सक्सेस रहा, कौन सा 5 ईयर प्लान सक्सेस नहीं रहा, और सक्सेस रहा तो क्यों रहा, और सक्सेस नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इन सारे मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। 4 नंबर टॉपिक आपके सामने दिख रहा है डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि जब देश में कोई मुद्रा बहुत दिनों से चलती रहती है और वो पुरानी हो जाती है या उसी से मिलता जुलता फेक मुद्रा मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है, तो वैसे संदर्भ में देश में RBI या गवर्नमेंट के द्वारा उस मुद्रा को लीगल टेंडर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, या चलन से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो लीगल टेंडर से अगर मुद्राओं को क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, तो लीगल टेंडर से बाहर करने का मतलब कि उन मुद्राओं का चलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि 2016 में आपने देखा कि 1000 और 500 के नोट, 1000 और 500 के नोट गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि अब 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर में नहीं होंगे। कहने का मतलब इन नोटों से अब लेन देन नहीं किया जाएगा, और जब लेन देन नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब कि इन नोटों का डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया, उनको चलन से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो इस प्रकार डीमोनेटाइजेशन के फैक्टर को या प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, और इसके पॉजिटिव पॉइंट को समझेंगे, इसके नेगेटिव पॉइंट को समझेंगे कि इससे इकोनॉमी को क्या प्रॉफिट होता है, क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे डीमोनेटाइजेशन के अंतर्गत। अब देखिए उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे,
तो नेक्स्ट टॉपिक है 5 नंबर जो आपके सामने दिख रहा है, पुअर्टी, गरीबी। गरीबी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और गरीबी जो है देश का या पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है उसको हम लोग समझेंगे। गरीबी को मेजर करने का वो इंडेक्स क्या है, एक इंडेक्स है जिसे हम लोग बोलते हैं WPI। सॉरी, WPI नहीं, उसका नाम है, हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं MPI, मल्टी पुअर्टी इंडेक्स। मल्टी पुअर्टी इंडेक्स या बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। और अब आइए हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति कैसे गरीब हो जाता है या गरीब के जाल में या ट्रैप में कैसे वो फंस जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी अगर बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी बढ़े, तो जब बेरोजगारी बढ़ेगा तो लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या होगा, कम होगा। और जब पर कैपिटा इनकम कम होगा तो लोगों का सेविंग क्या होगा, कम होगा। बचत क्या होगा, कम होगा। और जब सेविंग या बचत कम होगा तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं या निवेश की संभावनाएं भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और जब इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं कम होंगी तो न्यू गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। और जब प्रोडक्शन कम होगा, पर कैपिटा इनकम कम होगा, तो ये जो है इसका परिणाम क्या दिखेगा, इसका परिणाम या रिजल्ट पुअर्टी दिखेगा, पुअर्टी। और ये पुअर्टी या गरीबी ये एक लंबे समय तक दिखेगा जब तक कि एक व्यक्ति के ऊपर हेल्थ पे उसके इन्वेस्ट न किया जाए, जब तक कि उसके ऊपर एजुकेशन पे इन्वेस्ट न किया जाए, जब तक कि उसके लिए एक बेहतर एटमॉस्फेयर या एक बेहतर वातावरण क्रिएट न किया जाए। ये सारे फैसिलिटी अगर अवेलेबल कराए जाएंगे तो वही व्यक्ति एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होगा, एक बेहतर मानव संसाधन में कन्वर्ट होगा। और जब बेहतर ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन में कन्वर्ट होगा तो न केवल वह अपना डेवलपमेंट करेगा बल्कि अपने आसपास के लोगों का डेवलपमेंट करेगा और अपने देश का भी विकास करेगा। और जब देश का विकास होगा उसका अपना, तो जीडीपी का भी क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। तो इस प्रकार गरीबी के टॉपिक्स, गरीबी से संबंधित जो है मिलते जुलते जो भी डायमेंशंस हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। गरीबी से संबंधित गवर्नमेंट के स्कीम्स को हम लोग देखेंगे, स्कीम्स को कि गवर्नमेंट कौन सा स्कीम चला रहा है जिससे गरीबी को क्या किया जाए, दूर किया जाए। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग गरीबी में देखेंगे। गरीबी के बाद बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों मिलते जुलते टॉपिक हैं क्योंकि गरीबी का जो कारण है वही कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट का है, ज़्यादातर कारण मिलते रहते फैक्टर। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, बेरोजगारी। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो 7 नंबर टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाओं में गरीबी को दूर करने के लिए कौन सी योजना चल रही है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन सी योजना चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कौन से प्लान या कौन सी योजना चल रही है। उसके अलावा फार्मर्स के लिए कौन सी योजना, इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए कौन सी योजना, दिव्यांगों के लिए या जो वीकर सेक्शन है उनके लिए कौन सी पॉलिसी चल रही है। ये सारे पॉलिसीज को हम लोग जो है गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत देखते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम से हर वर्ष, एवरी ईयर, आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो हम इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते, यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम से जो क्वेश्चन पूछे जाने का जो तरीका है
वो तरीका क्या है, 3-4 मुद्दों पे पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि वो स्कीम कब स्टार्ट किया गया, उसके अलावा कहाँ पर स्टार्ट किया गया, सबसे पहले कहाँ पर किया गया, उसके अलावा अगर आप आएंगे किसने स्टार्ट किया, किसने का मतलब कौन से मंत्रालय ने स्टार्ट किया, और उस स्कीम का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, मोटिव या उद्देश्य क्या है, और चौथा 5वां उसका जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ें, इतने मुद्दों पर आपको क्या करना है, स्कीम्स को देखना है, और ये स्कीम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पर्पज से। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट अगर 8 नंबर टॉपिक पे अगर आप आएंगे तो 8 नंबर टॉपिक है इंडियन बैंकिंग सिस्टम या भारतीय बैंकिंग प्रणाली। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अगर आप आएंगे तो हम लोग इसी में आरबीआई के बारे में देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में देखेंगे, हेडक्वार्टर्स के बारे में देखेंगे, और आरबीआई के जो है हम लोग उसके कार्यों के बारे में देखेंगे कि ये कार्य क्या करता है। इसी से मिलता जुलता एक कमेटी है MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है, मौद्रिक नीति बनाया जाता है, उसका मोटिव क्या है, ये सारे मुद्दे देखेंगे। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, कैसे रिसेशन को कंट्रोल किया जाता है, उसके अलावा अगर आप आएंगे कैसे मनी के फ्लो को बढ़ाया जाता है, ये सारे मुद्दे हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे नेशनलाइज बैंक के बारे में, हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में, आरआरबी के बारे में देखेंगे, रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में देखेंगे। उसके अलावा अपने क्षेत्र के सर्वोच्च बैंकों के बारे में देखेंगे। जैसे अगर आप आएंगे अपने क्षेत्र के सर्वोच्च बैंक, जैसे आप आएंगे तो नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ICICI हो गया, ये सारे एक्जिम बैंक हो गए, ये सारे बैंकों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पूरे बैंकिंग प्रणाली को, बैंकिंग सिस्टम को देखेंगे, और इन बैंकिंग सिस्टम में सुधार से संबंधित हम लोग जो है टॉपिक्स देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग से संबंधित कमेटीज। बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित हम लोग कमेटीज के बारे में भी देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है, करंट से जो है जोड़ के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या कर दिए जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं। तो ये कमेटीज भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप आएंगे 9 नंबर टॉपिक मनी का टॉपिक है। मनी क्या होता है ये जानेंगे हम लोग, टाइप ऑफ मनी के बारे में देखेंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसी में हम लोग इन्फ्लेशन का टॉपिक करेंगे। इन्फ्लेशन या जिसे बोलते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, या इसी को बोलते हैं साधारण भाषा में महंगाई या इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये इन्फ्लेशन या जो महंगाई है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज का दौर आप देख ही रहे हैं कि इन्फ्लेशन का क्या लेवल है, फूड इन्फ्लेशन का क्या स्तर है, ये सारे मुद्दों के बारे में देखेंगे। इन्फ्लेशन को मापने के लिए हम लोग WPI होल प्राइस इंडेक्स और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन सारे मुद्दों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन से संबंधित आंकड़ों को कंपैरिजन करेंगे, और इन्फ्लेशन का जो है लोगों के इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किसी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारे मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण किया जाता है। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे 10 नंबर टॉपिक फाइनेंस मार्केट, वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। 11 नंबर टॉपिक 11th नंबर इंश्योरेंस, बीमा का टॉपिक हम लोग करेंगे। इंश्योरेंस बीमा सेक्टर के बारे में देखेंगे कि जनरल इंश्योरेंस क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या है, ये सारे इंश्योरेंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और बीमा को रेगुलेट कौन करता है, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो एक होता है कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट या जिसको शेयर मार्केट के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको रेगुलेट जो है सेबी करता है। कौन करता है, सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें स्पेशली जो है कोई शेयर में खरीद बिक्री, शेयर के जो है खरीद बिक्री में कोई इनसाइडर ट्रेडिंग न कर पाए, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शेयर मार्केट में जो है खरीद बिक्री किया जाता है। और इसको मॉनिटरिंग कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके अलावा अगर आप आएंगे इंश्योरेंस से आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक टैक्स स्ट्रक्चर। अब देखिए टैक्स स्ट्रक्चर में अगर आप आएंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक हम लोग करेंगे सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त का टॉपिक, पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और पब्लिक फाइनेंस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पब्लिक फाइनेंस का कैटेगराइजेशन किया गया। इसमें दो मुद्दों पे बात किया जाता है, एक पब्लिक इनकम और दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय जो है पब्लिक फाइनेंस में देखा जाता है। और पब्लिक इनकम में अगर आप आएंगे तो एक इनकम है रेवेन्यू इनकम, राजस्व आय, और दूसरा है कैपिटल इनकम या पूंजीगत आय। जबकि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके अलावा अगर आप आएंगे रेवेन्यू इनकम में तो रेवेन्यू इनकम में एक है टैक्स इनकम, टैक्स इनकम, और दूसरा है नॉन टैक्स इनकम, नॉन टैक्स इनकम। और उसके अलावा अगर आप आएंगे टैक्स इनकम में दो प्रकार का, एक जो है डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। तो इस प्रकार डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारे टैक्सेस के बारे में, इनकम के सोर्सेज के बारे में हम लोग जो है पब्लिक फाइनेंस में क्या करेंगे, बात करेंगे। डायरेक्ट टैक्स का के अंतर्गत जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एसेट्स टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ये सारे टैक्स जो है किसमें आते हैं, तो ये सारे टैक्स डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स में आपको जो है सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो वैट, ये सारे जो है टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। और मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्स को जो है अब प्रेजेंट में जीएसटी में क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस प्रकार एक टॉपिक और निकल के आएगा इसी में, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के अंतर्गत जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में या वस्तु एवं सेवा कर के बारे में। उसके अलावा अगर आप आएंगे टॉपिक नंबर 13 में अगर आप आएंगे 13 नंबर फॉरेन ट्रेड के बारे में, विदेशी व्यापार के बारे में। विदेशी व्यापार पूरी तरीके से करंट का टॉपिक है, करंट का टॉपिक है। विदेशी व्यापार से संबंधित जो टॉपिक्स होता है उसमें हम लोग ये देखते हैं विदेशी व्यापार में कि भारत का कौन से देश से क्या एक्सपोर्ट का लेवल है, क्या इंपोर्ट का लेवल है, कितना व्यापार चल रहा है, किससे प्लस में व्यापार है, किससे माइनस में व्यापार है, इन सारे मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे
एक और टॉपिक है, इसी में हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट या निवेश। इन्वेस्टमेंट या निवेश में अगर आप आएंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट, एक एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा है एफपीआई या एफआईआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। तो ये जो है विदेशी संस्थागत निवेश। अब देखिए जो विदेशी संस्थागत निवेश होता है, यह निवेश डायरेक्ट शेयर बाजार में आता है। कहाँ पे? शेयर मार्केट में आता है। और जैसे ही शेयर मार्केट में वो प्रॉफिट जनरेट कर लेता है, प्रॉफिट कमा लेता है, तो वह जो है शेयर मार्केट में अपने पैसे को जो है शेयर को बेच के जो है पैसा क्या कर लेता है, निकाल लेता है। तो जो एफआईआई के थ्रू देश में इन्वेस्टमेंट आता है वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता, देश के विकास में उतना हेल्प नहीं करता, क्योंकि वो सीधे जो है ऑनलाइन आता है और ऑनलाइन ही क्या हो जाता है, चला जाता है। जबकि एफडीआई किसी देश में अगर आप आता है तो वो एक लॉन्ग टर्म होता है और एफडीआई अपने साथ उस देश में, जिस देश में आता है, अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लेके आता है, नई कैपिटल लेके आता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो टेक्नोलॉजी, कैपिटल, न्यू सर्विसेज लेके आता है और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आता है। ये सारी चीज़ें देश में आती हैं और जब ये सारी चीज़ें देश में आएंगी तो इससे डेवलपमेंट जो है क्या होगा, तेज़ी से होगा। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इन्वेस्टमेंट में जो है क्या करेंगे, एफडीआई, एफआई, एफपीआई के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आएंगे तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड बैंक में अगर आप आएंगे तो 5 बैंकों से मिलकर जो है वर्ल्ड बैंक बनता है। 5 ऑर्गेनाइजेशन या 5 बैंकों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक बनता है। ब्रिक्स में अगर आप आएंगे तो B का मतलब ब्राज़ील, R का मतलब रसिया, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना, S का मतलब साउथ अफ्रीका। इन सभी कंट्रियों के द्वारा मिलकर एक ब्रिक्स ग्रुप बनाया गया है जो एक इकोनॉमिक ग्रुप है। उसके अलावा SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा सार्क जो है साउथ एशियन देशों का एक ग्रुप है, एक इकोनॉमिक ग्रुप, जिससे आपस में ये क्या कर सके, ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपको देखना है, 4 मुद्दों पर देखना है। सबसे पहले इनका फाउंडेशन कब हुआ, कब बने फाउंडेशन। उसके अलावा दूसरा आपको देखना है कि इसमें जो है इसके फर्स्ट चेयरमैन। उसके अलावा देखना है नंबर ऑफ मेंबर कंट्री, इसमें कितने कंट्री ऐसे हैं जो मेंबर के रूप में हैं। उसके अलावा इनका ऑब्जेक्टिव और करेंट में इनके द्वारा अगर कोई उपलब्धि हुई हो तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इतने मुद्दों पे आपको देखना है और इसी में से आपको क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये सारे जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग क्या करेंगे, कोर्स में देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे लास्ट जो टॉपिक है वो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स को तैयार किया जाए, किस तरीके से इकोनॉमिक्स को आसानी से तैयार किया जाए। तो आसानी से तैयार करने के पीछे एक आप NCERT बुक को पढ़ें।
एनसीईआरटी बुक मस्ट है, 11-12 पढ़ लें। उसके अलावा अगर आप अब हमारे संस्थान से जुड़ते हैं तो आपको जो है टीडीए की तरफ से प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, उस प्रिंटेड नोट्स को पढ़ें। उसके अलावा अगर आप आएंगे मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्लास नोट्स, तो क्लास नोट्स प्लस एनसीईआरटी प्लस टीडीए बुक प्लस एमसीक्यूज, इतना आपको कार्य करना है। इतना अगर आप करेंगे तो एग्जाम में बेहतर जो है आप क्या करिएगा, महसूस करिएगा। तो इस प्रकार हम लोग कम समय में जो है टू द पॉइंट जो है इकोनॉमिक्स को क्या कर सकते हैं, आसानी से तैयार कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने का या उसमें मास्टरी करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अधिक से अधिक एमसीक्यूज क्या करें, सॉल्व करें। और एमसीक्यूज आप तभी सॉल्व कर पाइएगा जब आपके पास आपके दिमाग में कंटेंट होगा। तो कंटेंट कैसे आएगा, कंटेंट क्लास नोट्स को पढ़ के आएगा, क्लास लेक्चर को समझ के आएगा, एनसीईआरटी को पढ़ के आएगा और टीडीए बुक को जो है पढ़ के आएगा। करंट अफेयर्स आपको ध्यान में रखना है, इससे अपने नोट्स को अपडेट करते चलना है, जिससे एग्जाम में करंट अफेयर्स और जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो आपको गलत न हो। इस प्रकार आज हम लोगों ने जो है इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस किया CDS 1 2023 के लिए। तो CDS 1 2023 के लिए हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखें, जिसमें सिलेबस में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को एक एक करके देखा, स्ट्रेटजी देखा कि कैसे जो है आप इकोनॉमिक्स को कम समय में प्रिपेयर कर सकते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों का क्लास यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।